नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश है यूपी और बिहार, योगी की बहार। जी हाँ, तो बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। करीब 9 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इन 9 घंटों में एनडीए और महागठबंधन के बीच जमकर उठापटक हमें देखने को मिली है। शुरुआती 1 घंटे में जहां महागठबंधन की बढ़त थी, तो उसके बाद एनडीए ने करवट बदली और रुझानों में बहुमत हासिल किया। दोपहर 1 बजे के रुझानों के मुताबिक एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका था। एनडीए के खाते में 127 सीटें जाती नजर आ रही थीं। वहीं महागठबंधन 106 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी 1 सीट पर आगे चल रही थी। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदलती चली गई। एनडीए को 127 और महागठबंधन को 106 सीटों पर बढ़त रह गई, जबकि एलजेपी 1 सीट और अन्य 9 सीट पर आगे हैं। रुझानों के मुताबिक बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बीजेपी के बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने के साथ ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी से कम सीटें आने और अपने पिछले प्रदर्शन से भी नीचे जाने पर क्या नीतीश नैतिक आधार पर कुर्सी छोड़ देंगे। इसके साथ बीजेपी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ज़्यादा सीट आने पर कोई विकल्प देगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया है उसे निभाया जाएगा। कई सवाल हैं और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत और बिहार के जो रुझान है क्या करवट लेते हैं। फिलहाल तस्वीर कुछ हद तक साफ नज़र आ रही है, लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि 25% वोटों की गिनती हुई है, यानी कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो ईवीएम है वो खुलना बाकी है। फिलहाल जो और इस सब के बीच यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में 6, यूपी और बिहार में चला योगी फैक्टर। यूपी से लेकर बिहार तक योगी की धूम देखने को मिली है। बिहार में बीजेपी बहुमत के पार पहुंची और यूपी में भी 6 सीटों पर बीजेपी का परचम है, जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी 1 और बीजेपी ने 6 सीटों पर परचम लहराया है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर नजर आई है। बीजेपी ने 20, कांग्रेस 7 और बीएसपी का तो खाता तक नहीं खुला। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, लेकिन बिहार जिस पर सबकी निगाहें हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर फिलहाल उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। तमाम एग्जिट पोलों को दरकिनार करते हुए ये जो मैंडेट सामने निकल कर आ रहा है, ये बहुत तस्वीर बिहार की सियासत को लेकर साफ कर रहा है। लेकिन क्या ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग, इलेक्शन जो कमीशन है, उसने अभी बताया कि 25% मतदान हुआ है, यानी कि बड़े पैमाने पर अभी जो ईवीएम मशीन्स हैं उनसे रुझान आना बाकी हैं। तो आने वाले कुछ घंटों में क्या तस्वीर होगी, इसका आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीर कोई बिहार में तमाम जगहों की है जहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। क्योंकि बिहार में एनडीए 124, यूपीए 110। तो ये स्थिति, जो तस्वीर साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, एनडीए ने जो बढ़त हासिल करी उसके बाद महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन नीचे सरका है, लेकिन एनडीए अपनी बढ़त साफ तौर पे रुझानों में बनाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है, कमल खिल गया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1 सीट और बसपा का तो खाता नहीं खुला, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला। उपचुनाव जिसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश में योगी का जो फैक्टर है वो काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार की बात की जाए तो मोदी फैक्टर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा लगा कि बिहार में मोदी के चेहरे के आगे, नीतीश कुमार के चेहरे के आगे कोई चेहरा उतना मजबूत साफ तौर पर नज़र नहीं आया। ये मानना पड़ेगा कि नीतीश की सीटें कम आई हैं बीजेपी के मुकाबले, लेकिन इन सब के बीच अभी कुछ घंटे बाकी हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि क्योंकि आईपीएल का भी 2020 है तो आखिरी बॉल तक देखने की ज़रूरत है। और इन सब के बीच ज़बरदस्त तरीके का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय के बाहर आप देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, क्योंकि उत्साह का वक्त है। इसके पीछे जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करी है और उसी मेहनत का जो नतीजे हैं वो इन रुझानों में सामने निकल कर आए। जैसा कि एनडीए ने 123 पर बढ़त बना रखी है, यूपीए की बात करें 111, तो बिहार में जिस तारीख का हमें इंतज़ार था 10 नवंबर, आज सुबह से ही ये न्यूज़ आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसके वो भी हमने आपको दिखाया। थोड़ी देर पहले सीएम योगी जनता से मुखातिब हुए थे, जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने साफ तौर पे शुक्रिया किया था और साथ ही साथ तमाम लोगों को बधाइयाँ भी दी थी। और हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विनीत शर्मा जुड़ गए हैं। विनीत, बिहार के दंगल पे हम लोगों ने काम किया है और आप भी इन्हें भी बिहार के दंगल की बात करें या बिहार की सियासत को बहुत ही ज़मीनी स्तर पर समझा है। रुझान आ रहे हैं और सबसे पहले विनीत मैं आपसे समझना चाहूँगा, इन रुझानों को लेकर क्या कहेंगे सबसे पहले? आरिस, देखिए, अब रुझान नहीं कहें, अब थोड़ा आगे बढ़ जाए एक कदम। अब तस्वीर साफ है। अब बिहार में नीतीश सरकार है, यानी ठीक तो है नीतीश कुमार। 50% वोटों की गिनती हो चुकी है, यानी तस्वीर साफ है कि बिहार में एनडीए की वापसी हो गई है। एंटी इनकम्बेंसी की जो बात हो रही थी वो कहीं नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव को बढ़त जरूर है, कांग्रेस की सीटें कम है, तेजस्वी यादव को थोड़ी बढ़त मिली है, लेकिन जो सपने देखे जा रहे थे कि महागठबंधन की जीत होगी या सत्ता पर तेजस्वी भाव होगा, वो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। 50% वोटों की गिनती के बाद एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा, 3 से 4 सीटें या 5 सीटें घट बढ़ सकती हैं। लेकिन अब ये तय माना जा सकता है 50% वोटों की गिनती के बाद कि बिहार में ठीक है नीतीश कुमार। यानी कहीं ना कहीं जनता ने जो संदेश दिया और जो जनादेश दिया वो नीतीश कुमार की सरकार को दिया, चाहे को काम पर दिया हो, चाहे विकास के नाम पर दिया हो। तो ये बड़ी बात विनीत ने बताई है। 50% जो वोटों की गिनती हो चुकी है। बिहार की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। जिस तस्वीर के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो अपडेट आया था कि 25% जो है वो वोटों की गिनती हुई है, लेकिन जो ताज़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं 50% जो मत है उनकी गिनती साफ तौर पे हो चुकी है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जश्न का माहौल है तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यालय पर भी आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं। साफ तौर पे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच विनीत, बात की जाए महागठबंधन की, तो ज़बरदस्त तरीके की हमने रैलियाँ देखी थी। तेजस्वी यादव के रैलियों में बड़ी तादाद पे लोग जुट रहे थे। घोषणा पत्र था जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी गई थी। लेकिन कहाँ पे कमी रह गई, आखिर कहाँ पे कमी रह गई जो मतदाता की नफ्स पकड़ने में चूक कर गया महागठबंधन? देखिए आरिश, की महागठबंधन ने मेहनत जरूर की, इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव ने जमीनी स्तर पर जाकर के बहुत काम किया। रैलियों में आप जिस तरह से भीड़ जुट रही थी, जैसे वो बुनियादी मुद्दे उठा रहे थे, कमाई, दवाई और रोजगार के मुद्दे वो उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी का जो फैक्टर था वो तेजस्वी पे भारी पड़ गया। देखिए, आप सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों को देखिए तो जहाँ से सीटें निकल के आ रही हैं, ये बड़ा फैक्टर का काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा था AIMIM का दबदबा माना जा रहा था। लेकिन देखिए, योगी फैक्टर
चला है वहां पर, हिंदुत्व का मुद्दा चला है वहां पर, और हिंदुत्व के मुद्दे ने पूरा खेल पलट के रख दिया। यानी यूपी से लेकर बिहार तक एक 6-6 दिन में 18-18 रैलियां की हैं योगी आदित्यनाथ ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा उठाया, साथ में उन्होंने विकास का भी मुद्दा उठाया। यानी बीजेपी की तो बात की ही की, साथ में नीतीश कुमार के कामों को भी गिनाया। तो जहां काम की बात आई, जहां आतंकवाद की बात आई, जहां राम मंदिर मुद्दे की बात आई, तो जनता ने जो जनादेश दिया वो बीजेपी के खाते में दे दिया। यही वजह है कि जेडीयू की सरकार तो कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। अब ये एक और बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की जिस तरह से सीटें बढ़ के आई हैं, तो अब ये बड़े भाई का रोल अदा करने वाले हैं। अभी तक बिहार में छोटे भाई हुआ करते थे, अब ये बड़े भाई हैं। तो क्या फैसला होता है, क्या सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो ताजा अपडेट आ रहा है वो यही है कि 6 बजे जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम रहने वाली है। अगर 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसमें ये देखने वाली बात होगी कि सीएम चेहरे पर किस पे वो मोहर लगाते हैं, क्या उस पर कोई संशय होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अब बीजेपी के पास बिल्कुल सीधा रास्ता है। जिस तरह से योगी फैक्टर काम किया यूपी में, देखिए आप 7 सीटों पर उपचुनाव था और 6 सीटों पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल पार्टी को निकाल करके ले गए। यानी मिनी सेमीफाइनल जो 2022 का माना जा रहा था वो फैक्टर कहीं काम कर गया। यानी सेमीफाइनल ने मुहर लगा दी है 2022 के लिए। अगर यही रूटीन चलता रहा तो 2022 में बीजेपी की सरकार यूपी में आना भी तय माना जा सकता है। और जिस तरीके से बिहार के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जाकर के ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की, बुनियादी मुद्दे उठाए, नीतीश कुमार के कसीदे पढ़े, प्रधानमंत्री मोदी के कामों को गिनाया, उसके बाद तो तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। और यही वो वजह है कि बहुमत से भी पार, यानी जो 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी उससे भी कहीं पार जाकर के 124 सीटों पर जाकर के अब गठबंधन पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरह से अब पिछड़ गया है। तो साफ तौर पर एक बहुत अहम जानकारी, 6 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही जाएंगी ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ विनीत, जैसा कि मुद्दों की आपने बात करी, अमूमन हमने कोरोना काल में कई ऐसे मुद्दों ने जन्म लिया था, पलायन की बात करें या बिहार में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके इर्द गिर्द ऐसा लग रहा था कि पूरी सियासत घूम रही थी, तमाम पार्टियां उसे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर सीएम योगी आदित्यनाथ भी एंट्री करते हैं और आतंकवाद और राम मंदिर, बड़ी बड़ी बातें भी आ जाती हैं। क्या लगता है विनीत के बिहार के चुनाव की हम बात करें तो ज़मीनी मुद्दों के अलावा क्या बड़े मुद्दों ने भी इसमें काफ़ी असर डाला है? नहीं, बिल्कुल आरएस, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मुद्दों ने तो असर डाला ही है। राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो सदियों से चला आ रहा था। कहा जा रहा था कि बीजेपी बनाएगी कि नहीं बताएगी, क्योंकि कहा जाता था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन तारीख भी बताई और मंदिर का निर्माण भी शुरू कराया, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में भी जाता दिखा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे थे, हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे थे, हिंदू मुसलमान का जिक्र उन्होंने भले ही ना किया हो, लेकिन राम मंदिर मुद्दे की बात की। अपनी चुनावी रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि आपको कार सेवा के लिए आना है। आखिरी रैलियां अगर आप याद करें तीसरे चरण की योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने खुलकर कहा कि कोरोना संकट के बीच हम आपको अयोध्या बुला नहीं पाए, लेकिन जो जनादेश आप देंगे, बिहार का जो हमको जनादेश मिलेगा जिसमें हमारी जीत होगी आपके द्वारा, उसके बाद हम आपको कार सेवा का मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं ये वो बातें थी जो जनता के दिल में बैठी, और जनादेश जो दिया गया वो बीजेपी के पक्ष में चला गया। जेडीयू की यही वजह रही कि सीटें तो घटी, लेकिन बीजेपी की सीटें जो बढ़ी उसने पूरा गेम ही पलट के रख दिया है बिहार में। तो साफ तौर पर कई सारे जो फैक्टर हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। फिलहाल जीत का जश्न एक तरफ मनाया जा रहा है। हमारे साथ प्रियरंजन भारती जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियरंजन जी आपका। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? प्रियरंजन जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? प्रियरंजन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद प्रियरंजन जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनके साथ भी जुड़ेंगे और इस खासकर जो मैंडेट आया उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश इस वक्त जा रहा है देश में भी और प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश के नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी ने 6 सीटों पर कमल खिला दिया है, समाजवादी पार्टी 1, बसपा 0, कांग्रेस 0। मध्य प्रदेश में आप देखिए बीजेपी ने 20 सीटों पर कमल खिलाया है, कांग्रेस ने 7 सीटों पर काबिज हुई है और बीएसपी जो है वो 0 पर है। तो मध्य प्रदेश की बात कर लें या उत्तर प्रदेश सूबों की बात कर लें तो एक मैसेज जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा और आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे इस वक्त आपको लेके चलते हैं।
मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना लें। ये सुनिश्चित है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा बता रहा है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए और हम तकरीबन 86 सीट पे, टीवी दिखा रहा है 75, हम अकेले 86 सीट पे आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुमत का आंकड़ा 2 घंटे बाद हम छुएंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते आरओ को फोन करके मशीनरी के दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। कितनी सीटों से शिकायत आई है सर इस तरह की जो आप लोग आरोप लगा? ये स्लो प्रोसेस तो हर जगह से आ रही है। पोस्टल बैलेट क्यों रोक दिया गया? अरे डर किस बात का था? क्योंकि नंबर्स हमारे बहुत जा रहे थे। तो यकीन के साथ कहता हूं जितने भी लो मार्जिन सीट्स हैं उनका कन्वर्जन हमारी तरफ हो रहा है। और मैं विश्वास कैसे है आपको? मेरा विश्वास बिहार की जनता के संदेश पे है और मैं यकीन दिला रहा हूं। आप सब जाइए, देखिए नंबर किस प्रकार पलट रहा है। थैंक यू। तेजस्वी जी ने निर्देश भी दिया है उम्मीदवारों को सर? सबको कहा है कि भैया सर्टिफिकेट लेके ही निकलना, उससे पहले नहीं। मशीन के बारे में आप जो मैं नहीं कहना चाहता हूं वो क्यों हमसे कहवाना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी सामने कब आएंगे? तेजस्वी जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी संदेश वाहक आए हैं, बाद में स्वयं आएंगे। तो आरजेडी सांसद मनोज झा को साफ तौर पे आप सुन रहे थे, जहां पर अभी उनका कहना है कि आपको 2 घंटे के इंतजार करने की जरूरत है। 2 घंटे के बाद तस्वीर बदलेगी। फिलहाल जो ग्राफिक्स चल रहे हैं वो बहुत कुछ तस्वीर फिलहाल बदलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और जो संदेश जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव में मैंडेट बीजेपी को मिला है, क्योंकि हाथरस मामला था, कई सारे मुद्दे थे और इन सब के बीच एक बेहतर परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं कि जो है देखने को मिला। योगी फैक्टर साफ तौर पे काम किया, जैसा कि थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र भी कर रहे थे। 6 सीटों पर जीत हासिल करी समाजवादी पार्टी की एक, और बसपा शुर। और विनीत भी हमारे साथ है। विनीत, अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी सांसद को हम सुन रहे थे, अभी भी उनका साफ तौर पे कहना था कि 2 घंटे के इंतजार करने की जरूरत है और स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। सही कह रहे हैं कि हर 2 घंटे बाद मनोज झा आते हैं और कहते हैं कि स्थिति बदल जाएगी। स्थिति तो बदलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्थिति किसके लिए बदलती है? बीजेपी के लिए बदल जाती है। पहले वो 120 सीटों पे रहती है, फिर वो 124 पे आगे हो जाती है, 124 से 130 पहुंच जाती है, फिर वो घट के नीचे आ जाती है। लेकिन महागठबंधन के लिए स्थिति ज्यादा नहीं बदल रही है। चलिए 2 घंटे और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि देर शाम तक तस्वीर साफ होगी, यानी देर शाम तो हो चुकी है। अब रात का इंतजार हो सकता हो कि मनोज झा कर रहे हो कि रात पे तस्वीर क्लियर हो जाए, तो हो सकता हो कि कोई ऐसी ईवीएम खुले और प्रत्याशी एकाएक पलटी मार दें और महागठबंधन बढ़ के ऊपर चली जाए और बहुमत के पार हो जाए और गठबंधन सीधे सीधे नीचे आ जाए, नीतीश कुमार नीचे चले आए। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात होगी कि जेडीयू के मनोज झा तो विनीत रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त प्रियरंजन भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रियरंजन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? सर बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियरंजन जी। और जैसा कि कल हम लोग बिहार के दंगल में बात कर रहे थे और आपने साफ तौर पे इशारा भी किया था, और जो वो प्रेडिक्शन था ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। और जिस तरह से जो मैंडेट और जो रुझान सामने आ रहा है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो हवाई जिस तरह से सारे चैनलों के एग्जिट पोल आ रहे थे, उसे लेकर के मुझे कोफ्त हो रही थी। मुझे लग रहा था कि ये कौन सी जनरेशन है जो इस तरह से सर्वे करती है। इनको समझ नहीं है क्या कि बिहार में ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कैसे वोट किया जाता है। क्योंकि लोग भीड़ को देख करके ही और कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि ये होने वाला है और उछलने कूदने लग जाते हैं। देखो थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है अभी भी कि मैं इस मत का हूँ कि सरकार किसी भी सूरत में बीजेपी ही बनेगी, चाहे जैसे बने, इस पार या उस पार। इसका कारण है, इसका मैं एक ही कारण मानता हूँ, वो 2013 से जो जनमानस का मन मिजाज नरेंद्र मोदी के साथ जाग हुआ है, वो कतई बदला नहीं है। वो जस का तस है। 2019 या 2020 के बाद भी इस चुनाव में भी, चाहे वो सवर्ण हो या ईबीसी हो या ओबीसी हो, बिहार की कास्ट लाइन का कॉन्फ़िगरेशन है। वोट हमेशा कास्ट लाइन तो होता है, बाकी मुद्दे आते हैं। अगर कोई मिरेकल नहीं होता है तो थोड़ा सा बदलाव, जैसे नरेंद्र मोदी के समय में उभार जो हुआ वो कास्ट लाइन के विरोध चला गया, तो वैसा ही थोड़ा सा उभार दिखा था तेजस्वी के कारण। लेकिन तेजस्वी के साथ ही ड्रॉबैक है कि वो
एक यादव और एक मुसलमान, ये दो कॉम्बिनेशन से अलग नहीं जा सकते हैं। वोट सिंह हुआ यूथ का, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज्ड हो गया। कैटेगराइज मीन्स कि वो दूसरी जातियों के वोट इसके साथ युवाओं के भी नहीं टैग हो पाए, नहीं तो बड़ा बदलाव होता, ये स्वाभाविक है। अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा जैसे जैसे और भी तेज हो रही है मतगणना की रफ्तार, कुछ देहाती इलाकों के, ग्रामीण इलाकों के ईवीएम्स खुल रहे हैं, तो मुझसे ये सवाल और भी लोगों ने पूछा कि क्या वहाँ कुछ बदलाव के संकेत हैं। नहीं, बदलाव के संकेत नहीं है, थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है, लेकिन बेसिकली आधारभूत वही। मैं आऊंगा आपके पास, मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ। एक्चुअली ब्रेक का वक्त हो चुका है प्रियंजन भारती जी। प्रियंजन भारती जी ने कल ही, आपको बता दें, जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए अपनी बात रखी थी, और कहीं ना कहीं वो जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ यूपी और बिहार, योगी की बहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। जी हाँ, तस्वीर बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि वो साफ हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, और बिहार के दंगल में भी हमने जिक्र किया था कि बहुत कुछ था, कई मुद्दे थे जो हाल फिलहाल इस 2020 में जन्म ले चुके थे। अर्थव्यवस्था की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे थे। और इन सब के बीच ये भी सवाल था, क्या मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर फिर से काम करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल तस्वीर सामने, और हमारे साथ विनीत भी जुड़े हुए। विनीत, ये बात कही जा रही थी कि महागठबंधन की के वाईएम समीकरण से जो है मोदी फैक्टर को टक्कर देना है, लेकिन ये जो समीकरण बैठाए गए थे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो धराशायी साबित हो गए।
कोशिश तो की गई थी फैक्टर बैठाने की, लेकिन फैक्टर बैठा नहीं लग रहा है। मोदी लहर जो अभी चल रही थी वो लगातार बरकरार है सेंटर की, और यूपी से योगी लहर जो उठी है वो अब बिहार तक पहुंच गई है। अब इनका अगला टारगेट होगा बंगाल, लेकिन बिहार के जो समीकरण जो अभी वर्तमान में जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त दिख रही है। अगर ये तस्वीर ऐसी ही देर रात तक बनी रही तो यानी बिहार में बीजेपी की वापसी और गठबंधन की वापसी तो तय है, बिल्कुल एनडीए सरकार बनाने की सूरत में आ चुकी है। अब ये फैक्टर बंगाल में कितना काम करेगा ये बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार चुनाव के बीच में ही अमित शाह बंगाल के दौरे पर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि योगी ने वाकई जी तोड़ मेहनत की। आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब दूसरे राज्यों से जब पलायन का मुद्दा उठा था तब योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से बसें लगाई, दूसरे राज्यों से आ रहे पलायन कर रहे लोगों को बसों में बैठा बैठा कर एक एक लोगों को घर भेजा, खुद सड़क पे उतरे। कोरोना का संकट था, लेकिन कोरोना संकट के बीच में भी लोगों के बीच में गए, सारी तैयारियां देखी, लगातार टीम 11 की बैठक करते रहे, एक एक बारीकी से नजर रखते रहे, लगातार नीतीश कुमार से भी टच में बने रहे, किस तरीके से पूरे मामले को टैकल करना था, किस तरीके से लोगों को कोरोना से बचाने के साथ लोगों के पलायन के मुद्दे को भी पूरी तरह से मतलब निष्फल करना था। जिस तरीके से अपोजिशन ने इस मुद्दे को लगातार चुनाव में उठाया भी, कई रैलियों में तेजस्वी यादव ने कहा भी कि रोजगार नहीं है इसलिए पलायन हो रहा है, 10 लाख नौकरियों की भी बयान दिए, अपने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, और बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए 14 लाख नौकरियों का वादा कर डाला। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि जो वादा था वादे पे कौन खरा उतरेगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है, जिस तरीके से तस्वीर अभी दिख रही है, तो क्या वादे जो किए गए थे नौकरी के वो पूरे होंगे? क्योंकि एक तरीके से जो महागठबंधन ने जो जनादेश जिस चीज के लिए मांगा था, तेजस्वी ने जो बात कही थी कि कमाई, दवाई, रोजगार, पढ़ाई का मुद्दा, पलायन का मुद्दा है जो उठाए थे, अब वो सारे मुद्दे पीछे छूट गए। और अब जो आगे आई है वो योगी का फैक्टर आया, हिंदुत्व का मुद्दा आया, विकास का मुद्दा आया। अगले 5 साल विकास के लिए योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार के लिए फिर से मांगे थे। अब उस विकास पे कितने खरे उतरेंगे अगर सरकार बनेगी, ये बड़ी बात होगी। तो विकास साफ तौर पे जो वादे हैं उन वादों पर कितना खरा उतरेंगे ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रिय रंजन जी, मेरा सवाल है, अब जैसा कि जब हम 10 नवंबर का जिक्र कर रहे थे और जब शुरुआत से रुझान देखना हमने शुरू किया तो महागठबंधन ने रफ्तार पकड़ी, एनडीए पीछे था, उसके बाद फिर एनडीए आगे आई और महागठबंधन पीछे हो गया। क्योंकि अभी जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 50% जो मत है उनकी गिनती हुई है और 50% के आसपास बाकी है। तो क्या अभी भी किसी तरह की कोई गुंजाइश है, कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है? इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रियरंजन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि प्रियरंजन जी को फिर से एक बार कनेक्ट किया जाए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल मेरी बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश पे मैंडेट आया, जो मध्य प्रदेश में आया, जो बिहार में आया है, यहाँ से जो संदेश, खासकर हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही अगर जिक्र कर लें तो तमाम ऐसे मुद्दे थे, हाथरस कांड को लेकर बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब योगी फैक्टर काम नहीं क्या करेगा, महिलाओं के अपराध को लेकर एक माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ था। लेकिन उन सब के बीच इस तरह का मैंडेट उत्तर प्रदेश में आना कहीं ना कहीं सीएम योगी के काम करने के तरीके को जो मतदाता है वो सराह रहा है। लिहाजा जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं देखने को मिल रही है बीजेपी की। नहीं, बिल्कुल सही है। आज आईपीएल का फाइनल भी है, 2020 की बल्लेबाजी योगी आदित्यनाथ की कह सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने मतलब धुआंधार बैटिंग की है। 7 सीटों का उपचुनाव था, 7 सीटों में 6 सीटों पर लेकर के गए, अपनी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बचाई और बीजेपी का जनाधार जिस तरह से बढ़ा है लगातार, उस पर भी उन्होंने मुहर लगा दी कि उत्तर प्रदेश का साफ संदेश योगी को जनादेश, बीजेपी को नहीं, योगी को जनादेश। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर था। हरीश, एक नजर देखें कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो या प्रियंका गांधी, शुरुआती दौर में सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रहे हैं। हाथरस कांड में जरूर प्रियंका गांधी ने थोड़ा सा जोर कसने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक बार वही हुआ कि हाथ को सीधे सीधे जनता ने नकार दिया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक सीट पे बढ़त बना के चली, लेकिन वो भी बीजेपी के इस तिलिस्म को तो तोड़ नहीं पाई। योगी आदित्यनाथ का जो फैक्टर था उससे कहीं पार नहीं पा पाए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। और आप गौर कीजिए कि स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ की बेहद डिमांड रहती है, फिर चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का फैक्टर इतना काम करता है कि उनकी बोलने की शैली ऐसी है कि वो जनता की सीधी नब्ज को पकड़ती है। और जनता की नब्ज पकड़ने के बाद जो मतदाता होता है वो जब ईवीएम का बटन दबाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ कमल का फूल दिखता है। और जब कमल का फूल जब खिलता है तो यह तस्वीर सामने आती है।
तो अब साफ तौर पे योगी मोदी फैक्टर की भी बात की जा रही है, जिस तरह के तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। और एक चीज़ विनीत ये भी देखने को मिल रहा है कि बिहार में खासकर जो मोदी फैक्टर है, और जैसा कि प्रिरंजन जी भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं ने भी जो प्रेडिक्शन किया था साफ तौर पे वो सही साबित हुआ। तमाम एग्जिट पोल एक तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मोदी फैक्टर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो। नहीं, बिल्कुल मोदी फैक्टर तो काम कर ही रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर बात करें तो मोदी फैक्टर में नीतीश कुमार एनडीए अध्यक्ष दूसरे ऐसे चेहरे थे जिन्हें कहा जा रहा था एक वक्त में कि ये पीएम पद के उम्मीदवार हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का में पीएम के लिए अगर कोई दावेदार था तो एक तरीके से नीतीश कुमार का चेहरा एक वक्त में सामने आ रहा था जब हम लोकसभा के चुनाव देख रहे थे। लेकिन मोदी उस समय भी बढ़ के आगे निकले और नीतीश कुमार पीछे छूट गए। अब देखिए योगी बढ़ के आगे निकल रहा है और फिर एक बार नीतीश कुमार पीछे छूट रहे हैं। 18 रैलियां आप मायने रखती हैं योगी आदित्यनाथ की, जिस तरीके से बिहार में किया आरिस, आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी मेहनत की होगी। एक एक दिन में 3-3 रैलियां, 4-4 रैलियां, और कहीं ना कहीं जाकर के हर 100 किलोमीटर पे दूर पे रैली जाकर करना आसान नहीं था। तेजस्वी यादव जितनी दौड़ भाग कर रहे थे रैली के लिए, उतनी ही योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ दो काम थे, उन्हें यूपी को भी संभालना था, उन्हें बिहार को भी संभालना था, और उन्होंने यूपी को भी संभाला और बिहार को भी संभाला। बिहार को संभाला ही नहीं, संवार के रख दिया। अगर ये तस्वीर ऐसी ही बनी रही तो यकीन मानिए कि बीजेपी अब बड़ा भाई हो चुकी है और बिहार में बीजेपी का दबदबा सामने आ रहा है। विनीत, हम अब महागठबंधन की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें, तमाम चीज़ों में जैसा कि हम लोग ने लगातार चर्चा भी की, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी था, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसके इर्द गिर्द बिहार की पूरी राजनीति घूम रही थी, जिसके इर्द गिर्द तमाम जो बयानवीर थे वो बयान देते भी नज़र आ रहे थे। आखिर क्या कमी रही, खासकर बात अगर हम करें कि कहाँ पे जो एनडीए ने जिस तरह से, चाहे हम बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लें या फिर बात नीतीश कुमार की कर लें या फिर बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लें, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो एनडीए की तरफ से ज़्यादा कही गई और मतदाताओं की जो है नफ्स पकड़ी गई, जिसकी वजह से ये जो है बढ़त देखने को मिली है? आरिस, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब आखिरी रैली की तब उन्होंने एक लाइन बोली थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो इस कहीं कहीं इमोशनल कार्ड को जो खेला गया ना, वो बहुत फैक्टर काम कर गया है लग रहा है जिस तरीके से। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, नीतीश की तो सीटें इतनी बेहतर नहीं आई हैं, ये इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि खासकर मुख्यमंत्री को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि नीतीश की सीटें जरूर इतनी नहीं आई, लेकिन नीतीश के बिना सरकार बनाना बिहार में संभव भी नहीं है, क्योंकि उनका जो साइलेंट वोटर और ब्राह्मण वोटर कार्ड है ना, वो बिल्कुल निचले स्तर पे काम करता है। महिला वोटर जो उनका है बिल्कुल कोर वोटर माना जाता है, वो बिल्कुल साइलेंट मतदान करके आता है। अगर बीजेपी चाहे कि वो अकेले जाकर के बिहार में सरकार बना ले तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक नीतीश का चेहरा सामने नहीं होगा। देखिए, एक बड़ी बात है कि जब उम्मीदवारों की बात हो रही थी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो पहले ही एनडीए ने क्लियर कर दिया कि सीएम के जो चेहरे होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे हमारे बिहार में। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम कर गया। अगर बीजेपी चाहती तो सीएम उम्मीदवार किसी और को बना सकती थी, लेकिन उसको पता था कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे के बगैर चुनाव लड़ा गया तो बिहार में अकेले सरकार बनाना संभव नहीं है, क्योंकि फिर तेजस्वी फैक्टर काम कर जाता। कहीं ना कहीं अपोजिशन के सामने कोई टिकने वाला चेहरा नहीं था। सुशील मोदी की उतनी छवि है अच्छी, लेकिन उन्हें भी डिप्टी सीएम का ही पद दिया गया था, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अभी अकेले दम पे सरकार बनाना संभव नहीं है, इतनी सीटें लाना संभव नहीं है। यही वजह रही कि एनडीए के साथ जाकर के उन्होंने जेडीयू के साथ जाकर के ही सीटों का गठबंधन करके आगे चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार को आगे रखा, योगी आदित्यनाथ से फुल बैटिंग कराई, और उसके जो नतीजे आए हैं वो आपके सामने आंकड़ों के रूप में चल रहे हैं कि 125 सीटों के आसपास अभी एनडीए को लगातार बढ़त मिली हुई है। लेकिन विनीत, नीतीश कुमार एक सीएम के पद पर वो रैली में ये बात कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। एक इमोशनल ब्लैकमेल जिसे करने की बात जो है कही गई कि उन्हीं ने भावनात्मक तौर पे लोगों से जो है वोट मांगे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उसके बाद उनकी रैलियों में हमने देखा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। उसके बाद साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है, जो मैंडेट सामने निकल कर आ रहा है वो भी बेहतर नहीं नीतीश कुमार को लेकर। अब बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम के पद का के तौर पर आगे बढ़ाती है, या जैसा कि बीजेपी ने कहा है, तो ये कितना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या मुश्किल साबित होगा?
क्योंकि जो मैंडेट है वो बेहतर नहीं आया, वो साफ तौर पर जिसकी उम्मीद खासकर बीजेपी कर रही थी नीतीश कुमार से, वो नहीं आया। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जितनी उम्मीद नीतीश कुमार से की जा रही थी उतना नहीं आया। अभी थोड़ा वक्त बाकी है, थोड़ा और देख लेते हैं, हो सकता हो कि सीटों में फेरबदल हो जाए, उलट फेर हो जाए। अभी देर रात तक तस्वीर क्लियर होगी। अगर तस्वीर नहीं बदलती है तो फिर ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि हमने भी चुनावी रैलियों में खूब देखे। हम आज जब बिहार का दंगल कर रहे थे तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था कि क्या परंपरा टूटेगी, क्योंकि अभी तक जो जनादेश आता था वो एक ही पार्टी को पूरा मैंडेट मिलता था, चाहे फिर वो एनडीए हो या अपोजिशन हो। और नीतीश कुमार को इस बार जो भले ही सीटें कम मिली हो तो उसकी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि जहां जहां भी नीतीश कुमार रैलियां करने जाते थे वहां विरोध प्रदर्शन होता था, रैलियों में हुटिंग होती थी। एक जगह तो वहां पर प्याज भी फेंक के मारा गया महंगाई के मुद्दे को लेकर के। तब भी नीतीश कुमार ने कहा कि फेंकने दीजिए, इनको जितना फेंकना है फेंकने दीजिए, आपको विरोध करने वाले 10-12 हैं और सुनने वाले ज्यादा हैं। अगर सुनने वाले ज्यादा थे तो शायद वही वो वोटर थे जिन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पे मुहर लगा दी। और तस्वीर अभी ये क्लियर हो रही है कि 122 सीटों पे अभी जो एनडीए गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए है। हाँ, देर रात तक अगर नतीजे क्लियर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तस्वीर बदलेगी, इस पे ज्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है। लेकिन लगता है कि एनडीए गठबंधन के आसपास ही रहने वाला है। अगर पूरे बहुमत के पास नहीं पहुंचता है तो गठबंधन कम से कम इस सीटों तक तो पहुंच जाएगी कि जोड़ तोड़ से तो कहीं ना कहीं वो सरकार बना ही लेंगे। तो साफ तौर पे बहुत कुछ तस्वीर बदलती तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, जैसा कि विनीत कह रहे हैं और जैसा कि आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन इस बीच विनीत, एलजीपी चिराग पासवान खाता भी नहीं खुला है अभी, जैसा कि ग्राफिक्स में साफ तौर पे शो हो रहा है। चिराग पासवान युवा नेता, बयानवीर रहे, तमाम बातें उन्होंने कही, बड़ा जिसे कह सकते हैं सियासत को लेकर बड़ा ही फूक फूक के उन्होंने कदम रखा। आखिर ये स्थिति कैसे बन गई? देखिए, वोट कटवा का शब्द का एक बोला गया था, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि चिराग पासवान वोट कटवा है। शुरुआती रुझान में भले ही उनको 7 से 8 सीटें आ रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुलना शुरू हुआ, चिराग पासवान का डब्बा गुल होना शुरू हो गया। यानी 7 से सीधे 0 पे सिमट के आ गए। आखिरी आपको चुनावी रैली याद होगी, चिराग पासवान ने कहा था कि जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हों आप उन्हें जिता दीजिए। यानी कहीं ना कहीं वो मोदी फैक्टर के बारे में जानते थे और हर रैली में अपने कहते थे कि मोदी के चेहरे पे चुनाव पे आप वोट दीजिए, लेकिन बिहार बीजेपी का विरोध कीजिए, यानी सुशील मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का समर्थन कीजिए। अब यही वजह रही कि एलजेपी तो 0 पे सिमट गए और बीजेपी की सीटें बढ़ती चली गई। यानी चिराग पासवान का जो इमोशनल कार्ड था वो भी नहीं चला। पिता की डेथ हुई थी, रामविलास पासवान का जब निधन हुआ तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता हो कि सहानुभूति के सहारे इनकी सीटें बढ़ सकती हो, लेकिन अभी जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है उसमें तो बिल्कुल शून्य सन्नाटा हो गया है और डिब्बा पूरी तरह से गोल है। मतलब बिहार बीजेपी में चिराग पासवान का विरोध करना कहीं ना कहीं विनीत ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान को भारी पड़ गया है। देखिए, रामविलास और चिराग पासवान में बहुत अंतर है। रामविलास पासवान जो थे वो बहुत ही बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए नेता थे, जमीनी स्तर के नेता थे, कार्यकर्ताओं के बीच जुड़े रहते थे और जनता की नब्ज पकड़ते थे। सरकार चाहे सेंटर में किसी की भी हो, लेकिन रामविलास पासवान का एक मंत्रालय तय रहता था कि वो मंत्री तो बनने ही तय होंगे। लेकिन चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पे शायद नहीं चल पाए, क्योंकि शुरुआत से ही बीजेपी का विरोध करते रहे, सीटें मिली नहीं, सीटों को लेकर अड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंत में सारे उम्मीदवार खुद उन्होंने उतारे, अकेले लड़े, लेकिन बिहार बीजेपी का विरोध करते रहे और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे। नतीजा क्या हुआ? सीटें 7 सीटों पर रुझान में बढ़ाता है और जब ईवीएम खुलनी शुरू हुई तो एक भी सीटों पर बढ़त नहीं बना पाए। सही बात फिलहाल विनीत आपने कही। लेकिन विनीत, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरह का मैंडेट सामने आया, थोड़ी देर पहले हमने और आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना, और जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि जब भी चुनाव में मतदाता का फैसला आता है तो इस फैसले के साथ एक आवाम को, एक देश को, एक प्रदेश को, एक सूबे को संदेश भी होता है। उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया है और इससे जो संदेश निकल कर आ रहा है, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए, ये बीजेपी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है? आगे आने वाले चुनाव की हम बात कर लें। नहीं, बिल्कुल ही भविष्य की तैयारियों के लिए एक दिशा मिली है। योगी आदित्यनाथ वैसे भी काम करने के लिए जाने जाते हैं, सख्त एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। जहां जहां लापरवाही हो, चाहे सीएमओ को फटकार लगाने की बात हो, चाहे अधिकारियों पे एक्शन लेने की बात हो, निलंबन की कार्रवाई हो, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो, योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बिकरू कांड में भी देखा, हमने हाथरस कांड में भी देखा। विपक्ष ट्विटर पर ही सिमट कर रह गया है, विपक्ष जमीन पर आना ही नहीं चाहता। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, जनता के जमीनी
सवाल क्या है, वो सिर्फ ट्विटर के माध्यम से नहीं देख पाएंगे। आपको जमीनी स्तर पे आकर के काम करना पड़ेगा। जो वादे आपने किए हैं वो आपको पूरे करने होंगे। जनता के विकास से जुड़े चाहे हो, चाहे रोजगार से हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे गली कूची के विकास। आपको रोकना चाहूंगा, गोपाल जी ठाकुर इस वक्त सांसद साहब हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल जी ठाकुर जी, साफ तौर पे जिसे कह सकते हैं कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने का कहना है कि 50% जो है वो जो वोट है उनकी गिनती हो चुकी है, 50% तकरीबन बाकी है। लेकिन सबसे पहले क्या कहेंगे गोपाल जी ठाकुर जी? नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा में 9 पर एनडीए का विजय हुआ है और मेरा मानना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यह विजय है। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मिथिला क्षेत्र में काम हुआ है और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है मिथिला में, उससे लोगों में काफी प्रसन्नता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दरभंगा मिथिला के केंद्र में राज मैदान से आह्वान किए थे, जो आप यहाँ पर एनडीए की सरकार बनाए, और यहाँ के लोगों में काफी ऊर्जा उसी दिन से भर गया था और यह जीत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है। ठीक है गोपाल जी ठाकुर जी। और अभी थोड़ी देर पहले गोपाल जी ठाकुर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची, इस जीत की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती? मिथिला क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जो एम्स का घोषणा हुआ है कैबिनेट से, जहाँ पर उड़ान योजना से दरभंगा को जो जोड़ा गया है, जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दी गई है, जहाँ पर जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है, उससे लोगों में काफी प्रसन्नता है और लोग साथ में 9 सीट दरभंगा विजय करके दिए हैं। गोपाल जी ठाकुर जी, मनोज झा को हम सुन रहे थे, कह रहे थे 2 घंटे के इंतजार की जरूरत है, तस्वीर अभी भी बदल सकती है, अभी भी। गोपाल जी ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये पहुंच रही है। ठीक है गोपाल जी ठाकुर जी, मनोज झा हमने अभी सांसद हैं, उनको साफ तौर पे सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी भी स्थिति बदल सकती है, जो मैंडेट आ रहा है 2 घंटे के इंतजार की जरूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब कुछ होने देने को नहीं है, जो होना था दरभंगा का तो 10 में 9 सीट रिजल्ट हो गया है और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब कोई भ्रम में न रहे। ठीक है गोपाल जी ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है और रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं इस वक्त हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। रजा रिजवी साहब, सबसे पहले इसमें एक बड़ी खबर देख लीजिए। अभी फिर से टैली में फेरबदल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं उलटफेर की स्थिति फिर सामने आ रही है। अभी देखिए नेक टू नेक की टक्कर हो गई है, 120-115 पे हो गई है, यानी एनडीए 120 पे है और महागठबंधन 115 पे है। यहाँ महागठबंधन फिर एक बार बढ़त बनानी शुरू कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी आंकड़े के करीब। तो ये देखिए मुकाबला दिलचस्प हो रहा है, यानी नेक टू नेक का मुकाबला फिर से एक बार शुरू होने वाला है। काफी देर बाद ये मामला शुरू हुआ है, करीब 2 घंटे से हम देख रहे थे लगातार एनडीए बढ़त बना के चल रहा था, लेकिन अब तस्वीर एक बार फिर बदल गई है, यानी कहीं ना कहीं नेक टू नेक की टक्कर एक बार फिर शुरू हो रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जो मुकाबला है वो काफी करीबी मामला आ रहा है, यानी अभी किसकी सरकार बननी तय होगी। बड़ी बात विनीत आपने साफ तौर पे कि इस वक्त की बड़ी खबर, जो ताजा अपडेट इस वक्त विनीत भी दे रहे हैं और जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी रजा रिजवी भी हमारे साथ है। रजा रिजवी साहब, सबसे पहले क्या कहेंगे आप, जो मैंडेट सामने निकल गया, लेकिन इस बीच तस्वीर फिर से बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव हमेशा बहुत ही जो है वो अलग तरीके का होता है और ये सही है कि एग्जिट पोल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तेजस्वी को बता रहा था। उसके बाद रुझान जो है वो 12-1 बजे तक एग्जिट पोल के बिल्कुल सही हो रहे थे। उसके बाद रुझान जो है धीमे धीमे फिर वो जो एग्जिट पोल था उसको बिल्कुल नकारा। लेकिन अब इस वक्त जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे 4 सीटें आपने बताया कि 500 से जो है वो आरजेडी लूज कर रही है और जिस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि यूपीए 117 और एनडीए 118, तो इसके मतलब बहुत ही टफ फाइट है। मतलब आप समझिए
कि 2020 का मैच ऐसा मैच है कि बिल्कुल कगार पर है। तो अब जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि साहब काउंटिंग कोरोना 19 के गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत ही धीमे धीमे, क्योंकि हमें जो है बैलेट बॉक्स जो है की संख्या बढ़ानी पड़ी है और डिस्टेंस बना के रखना पड़ा है, तो उस तरीके से इसकी गिनती रात के 11 बजे तक भी जा सकती है और 12 बजे तक भी जा सकती है। तो गिनती जितनी देर तक जाएगी तो उसके बाद सही स्थिति का आंकलन आएगा। लेकिन अब इसमें ऐसा होता है, कभी जो है एनडीए का जो है हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, कभी यूपीए की हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, कभी उसके खेमे में जो है बिल्कुल वीरानी छा जाती है, कभी इधर खेमे में वीरानी छा जाती है। मतलब रजा रिजवी साहब, अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। साफ तौर पे अगर कहा जाए तो अभी कुछ भी कहना, क्योंकि जिस तरह की कांटे की टक्कर दिख रही है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्या? आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया हूँ। रजा रिजवी साहब, मेरा कहना है जिस तरह से अब फिर से आंकड़े बदल रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी जबरदस्त तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है, क्या अभी बहुत कुछ कहना, क्या जल्दबाजी होगी? चीजें अभी भी बदल सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी 50% ही मत की गिनती हुई है। देखिए, ये जो तेजस्वी हैं उन्होंने जो नौकरी की बात की, तो जाहिर सी बात है कि युवा उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ गए। लेकिन हमें लगता है तेजस्वी महिलाओं की तरफ जो है उनका बहुत ध्यान नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का वोट हमें लगता है, चाहे वो जो है उनका गैस वाला प्रोग्राम हो और चाहे उनका शौचालय का निर्माण हो, हमें लगता है उससे जो है, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोग्राम हो, हमें लगता है उससे महिलाएं जो है, और चाहे 3 तलाक का मामला हो, तो उससे महिलाओं में एक अलग जो है वो रुचि रही। और दूसरा जो है, नीतीश ने वहाँ शराबबंदी जो कर दी, तो शराबबंदी से औरतों पर ही असर पड़ता था। शराब पी के लोग अपनी जो है पत्नियों को पीटते थे। जाहिर बात है गैस का मामला गृहिणियों पर ही आकर असर डालता है। शौचालय का मामला सब जाते हैं पुरुष महिला, लेकिन जहाँ जिनके यहाँ शौचालय नहीं है वो बेचारी रात में निकलती थी अंधेरे में, और वो अगर कहीं शौच के लिए बैठ गई तो कहीं कार निकली या कोई ट्रक निकला तो फौरन बेचारी शर्म के मारे उठ जाती थी, तो शौचालय उनके घरों पे बन गए। तो ये जो फैक्टर महिलाओं का था, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा रजा रिजवी साहब, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, जिसको लेकर हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, और ये बड़ी खबर रुझानों ने एक बार फिर रुझानों में पलटा समीकरण, एनडीए और महागठबंधन में फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एनडीए 118 पर तो महागठबंधन 117 पर, कांटे की टक्कर, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मनोज झा साहब कह रहे थे 1-2 घंटे में चीजें बदल सकती हैं, वही कुछ होता नजर आ रहा है। क्या अभी भी बिहार की सियासत को समझना क्या जल्दबाजी होगी? 2020 आईपीएल मैच है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिहार में जो मतों की गिनती हो रही है उसमें अभी ऐसा लग रहा है कि आखिरी बॉल तक देखने की जरूरत है, क्योंकि फिर से बदलाव देखने को मिला। फिलहाल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। रजा रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार के दंगल में स्थिति बिल्कुल बदल रही है, दूसरी तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन जैसा कि ताज़ा अपडेट हमने आपको दिखाई, तस्वीर बदलती भी नजर आ रही है। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।